जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट्स बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट 26 तारीख को जो पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन है जो। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति उनके शक्तियों और राज्यपाल के कार्यकाल में संबंधित हर चीज़ पर चर्चा की गई है। सरकार की नियुक्ति और शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 6 से प्राप्त की जा सकती हैं। आगे है, अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में दोहरी क्षमता में कार्य करता है। आगे देख लेते हैं कुछ और जुड़े इससे महत्वपूर्ण फैक्ट को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन फंस रहे हैं। वह भारतीय राजनीतिक की संघीय व्यवस्था का हिस्सा है और संघ और राज्य सरकारों के बीच एक सेतु का काम करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए पात्रता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। तो इसकी जो पद की मतलब आवश्यकता होती है तो क्या क्या है, वे इस प्रकार हैं। जैसे कि एक राज्यपाल होना चाहिए, मतलब भारत का एक राज्यपाल, मतलब राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु जो है 35 वर्ष कम से कम पूरी हो जानी चाहिए। और संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के सदन के सदस्य ना हों। लाभ का कोई पद धारण ना करते हों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मथुरा के किले से पुरातात्विक खुदाई में कौन से अवशेष मिले हैं? तो कौन से अवशेष मिले हैं? ये मिले हैं जैन मूर्तियां, आया कपट, श्रद्धांजलि की गोलियां, स्तंभ, क्रॉस, भीम और लिटिल। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। यह है, मथुरा में कंस के किले से पुरातात्विक खुदाई में कई अवशेष मिले हैं जिनमें जैन मूर्तियां, आया कपट, स्तंभ, क्रॉस, भीम और लिट्स शामिल हैं। इसके अलावा किले के अंदर एक जेल और कुआं भी है जो कंस के समय का माना जाता है। मथुरा में कंस के किले में से प्राप्त अवशेष में शामिल हैं जैसे कि जैन धर्म क्या क्या है, कंकाली टीला नामक स्थान पर खुदाई में जैन धर्म से संबंधित कई मूर्तियां मिली हैं। अब आया कपट में देख लेते हैं। आया कपट में है, यह जैन धर्म में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गोलियां हैं जो मथुरा में मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। तो और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। लोक नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो लोगों द्वारा विकसित किया जाता है जो एक निश्चित क्षेत्र या देश के लोगों के जीवन में दर्शाता है। आगे हैं, सभी जातियां नृत्य लोक नृत्य नहीं होती हैं। बिहू नृत्य असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बिहू त्यौहार से संबंधित है। बिहू महोत्सव असम में 3 बार मनाया जाता है। यह मध्य अप्रैल, मध्य जनवरी और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में हमें मनाया जाता है। युवक और युवतियां समूहों में बिहू नृत्य करते हैं और नृत्य शैली में तेज, कम और तेजी के से हाथ हिलाते हैं। विशेषता है इसकी ये। आगे देख लेते हैं और कुछ फैक्ट है इससे। नाटक क्योंकि पारंपरिक वेशभूषा, रंग बिरंगी और लाल रंग की थीम पर केंद्रित हैं जो खुशी और उत्साह का प्रतीक हैं। बिहू नृत्य का आविष्कार असम के बॉर्डर कचरी आदिवासी समुदाय ने किया है। असम की राजधानी दिसपुर और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और इसके राज्यपाल जगदीश मुख हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चाबहार बंदरगाह किस कंपनी के पास है? तो यह है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPJL के पास है, IPJL के पास। चाबहार बंदरगाह का संचालन इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड के पास है। यह कंपनी ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बंदरगाह का प्रबंधन करती है। 10 साल के समझौते के तहत IPJL शाहिद बहती टर्मिनल का संचालन कर रही है। भारत में ईरान ने 2016 में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक समझौता किया था। इसके बाद 2018 में IPJL ने बंदरगाह का संचालन अपने हाथ में लिया। 13 मई 2024 13 मई है, इसमें मई होगा, 13 मई 2024 को दोनों देशों ने 10 साल के लिए और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो बंदरगाह के संचालन को और मजबूत करता है। और आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट से जुड़े हुए। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है मथुरा कला शैली किस अन्य शैली से संबंधित है? मथुरा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग याद रखेंगे, इसको पढ़ के जाएंगे आगे वाली शिफ्ट में, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। ये किससे जुड़ी है? गांधार कला शैली से जुड़ी हुई है। और कुछ जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मथुरा कला शैली, जिसे मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर भी कहा जाता है, गांधार कला शैली से संबंधित है। दोनों शैलियाँ कुषाण काल 1-3 शताब्दी में विकसित हुई और बोधिसत्व, यक्ष, यक्षिणी और अन्य देवताओं की छवियों के लिए जाना जाता है। और कुछ फैक्ट इससे जुड़े हुए देख लेते हैं। मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था और मूर्तियां अधिक मानवीय और कम आध्यात्मिक रूप से चित्रित की जाती थी, इसमें चित्रित है। जबकि गांधार कला शैली में ग्रे स्लेट का उपयोग किया जाता था और मूर्तियां अधिक यूनानी रोमन प्रभाव दिखाती थी। मथुरा कला शैली से मुख्य विशेषताएं इससे देख लेते हैं। कुछ विशेषताएं जो हैं, तो इसकी विशेषताएं हैं स्वदेशी में क्या होता था? मथुरा कला शैली विशुद्ध और रूप से स्वदेशी हैं, जो भारतीय कला परंपराओं पर आधारित हैं। लाल बलुआ पत्थर, मूर्तियां बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था। आगे देख लेते हैं कुछ और कुछ जुड़े फैक्ट। मानवीय जैसे चित्रण है, मानवीय चित्रण में क्या दिया हुआ है? मानवीय चित्रण में दिया हुआ है बुद्ध और अन्य देवताओं की मूर्तियां अधिक मानवीय और कम आध्यात्मिक रूप से चित्रित की जाती थी, जिसमें चेहरे के भावों पर अधिक जोर दिया जाता था। 6 नंबर क्वेश्चन है PM जन धन योजना में कौन से खाते खोले जाते हैं? PM जन धन योजना में कौन से खाते खोले जाते हैं, इसे पूछा गया है। इसे शून्य जमा राशि वाले खाता खोले जाते हैं, 0 रुपये लगता है, मतलब पैसा नहीं लगता है कौन से खाता खोले जाते हैं इसमें। तो और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी पूछ सकते हैं। तो हैं ये देख लीजिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशी पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें व्यापक वित्तीय समावेश लाने और देश के सभी घरों में बैंकिंग सेवाओं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है। PMJDY दुनिया के सबसे बड़ी वित्तीय समावेश पहलों में से एक है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 1914 को PM नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की थी और 28 अगस्त को लॉन्च किया था। और कुछ फैक्ट देखते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने PMJDY के तहत प्राप्त उपलब्धियों को भी मान्यता दी है और यह प्रमाणित किया है कि वित्तीय समावेश अभियान के हिस्से के रूप में एक सप्ताह में खोले गए अधिकांश बैंक खाते 18 करोड़ 96,130 है और वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार द्वारा प्राप्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है PM प्रमाण योजना 2023 से पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये देख लेते हैं। इसका उद्देश्य राज्य को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। PM प्रमाण
योजना, जिसका पूरा नाम है मातृत्व पृथ्वी की पुनर्स्थापना जागरूकता सृजन पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम है। 28 जून 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देकर और जैविक खेती प्रोत्साहित करके धरती माता के स्वास्थ्य को सुरक्षित करना। और आगे हैं, योजना का उद्देश्य क्या था? रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने को प्रोत्साहित करना, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी के लिए प्रोत्साहन करना। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की थी। और देख लेते हैं कुछ जुड़े फैक्ट से। इस योजना की शुरुआत RS 100 करोड़ 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर के शुरुआती वित्त पोषण के साथ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थशास्त्र में डिफ्लेशन अपस्फीति से पूछा गया था क्वेश्चन। इसका उद्देश्य क्या है? यह है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य गिरावट। अर्थशास्त्र में डिफ्लेशन अपस्फीति का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य गिरावट। यह तब होता है जब मुद्रास्फीति की दर 0% से कम हो जाती है। आगे है, दूसरे शब्दों में डिफ्लेशन में एक ही राशि में आप पहले की तुलना में अधिक सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं क्योंकि ये कीमतें गिर जाती हैं इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, जल जीवन मिशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था ये पूछा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जिसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना था। सरकार ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2024 में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना था। हालांकि बजट 2025 में सरकार ने सभी ग्रामीण घरों में पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए योजना की 2028 तक बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरोजिनी नायडू किस लिए प्रसिद्ध थी? तो किस लिए प्रसिद्ध थी? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। मतलब उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, मतलब पहली राज्यपाल बनी थी ये। और इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू जन्म 13 फरवरी 1879 हैदराबाद भारत में हुआ था। इनका मृत्यु इनकी कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुई थी। एक राजनीतिक कार्यकर्ता, नारीवादी और कवयित्री थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। कवि के रूप में नायडू के साहित्य कार्य के कारण गांधी जी ने इन्हें भारत की कोकिला उपनाम क्योंकि उनकी कविता में रंग, बिंब और काव्यात्मक गुणवत्ता थी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था सॉरी शायद मतलब इससे पूछा जाता है यह किताब किसकी है, यह लेखक कौन है। मतलब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मिल नहीं पाया पूर्ण रूप से। तो आप लोग देख लेंगे इससे जुड़े फैक्ट को आप लोग अपने से। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 2024 का नागरिक संहिता है क्या है? तो यह है एक ऐसी कानून है जो उत्तराखंड के सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म, लिंग, जाति, लिंग कुछ भी हो, विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी और भरण पोषण जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों कानूनों का एक एकीकृत सेट स्थापित करने के लिए बनाया गया है। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं।
7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 पारित किया है, जिसमें उत्तराखंड राज्य बन गया है। प्रथम राज्य है जो मतलब कि समान नागरिक संहिता राज्य लागू किया है उत्तराखंड। हालांकि इस कानून में अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है और तकनीकी आधार पर इसकी आलोचना भी की हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, IMEC एलायंस क्या है? यह गलियारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो वैश्विक व्यापार और परिवहन के परिदृश्य को बदल सकती है, साथ ही भागीदारी देशों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर पैदा कर सकती है। और इससे जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, IMEC या भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा एक प्रस्तावित बहु मॉडल परिवहन और कनेक्टिविटी पहल है जो एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स से रिलेटेड आया था, क्वेश्चन पूछा गया था, तो इससे देख लेते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? ये क्वेश्चन था, तो 126 स्थान था 2024 में। अब 118 आ गया है 2025 में। और देख लेते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत 126वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है और इसमें विभिन्न देशों में लोग की खुशहाली और भलाई को मापा जाता है। 2023 में भारत 126वें स्थान पर था, जबकि 2022 में 136वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट में जीवन की संतुष्टि, खुशी की भावना और अन्य खुशी के क्षेत्रों में मापा जाता है, जैसे कि मनोवैज्ञानिक कल्याण, स्वास्थ्य, समय संतुलन, समुदाय, सामाजिक समर्थन और शिक्षा। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि आर नारायण किस क्षेत्र से संबंधित हैं? क्या नारायण किस क्षेत्र से संबंधित हैं? राजनीतिक और कूटनीतिक क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि आर नारायण का मुख्य संबंधित क्षेत्र राजनीतिक और कूटनीतिक रहा है। उन्होंने भारतीय विदेश सेवा में एक राजनीतिक के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में राजनीतिक में प्रवेश किया, जहां वे भारत के राष्ट्रपति बने। के आर नारायण ने 1949 में भारतीय विदेश सेवा में प्रवेश किया और रंगून, टोक्यो, लंदन, कैनबरा और हनोई जैसे विभिन्न दूतावासों में काम किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संवहन क्या है? संवहन क्या है पूछा गया था, तो संवहन एक प्रकार का ऊष्मा स्थानांतरण है जो तरल पदार्थों यानी द्रव या गैस में होता है, जहां गर्म कम घनत्व वाला पदार्थ ऊपर उठता है, जैसे ठंडा अधिक घनत्व वाला पदार्थ नीचे आता है, जिससे एक सतत परिसंचरण बनता है। संवहन एक प्रक्रिया है जिसमें तरल पदार्थ, द्रव या गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यह स्थानांतरण तरल पदार्थों के अणुओं की गति के कारण होता है। गर्म होने पर तरल पदार्थ फैलते हैं और उनका घनत्व कम हो जाता है, जिससे वे ऊपर उठते हैं, जिससे विपरीत ठंडे तरल पदार्थों नीचे बैठते हैं, जिससे संवहन धाराएं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्पोर्ट्स से किसकी वृद्धि होती है? किसकी वृद्धि होती है? ये होती शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वृद्धि होती है। खेल से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में वृद्धि होती है। शरीर विकास, खेल शारीरिक फिटनेस में सुधार करते हैं, सहन शक्ति बढ़ाते हैं और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। और है, यह हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है, जिससे पुरानी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। बास्केटबॉल में गोल को क्या कहा जाता है? पूछा है, बास्केटबॉल में गोल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बास्केट या गोल कहा जाता है। बास्केटबॉल में गोल को बास्केट या गोल कहा जाता है। यह एक 18 इंच व्यास का होता है जो बैट बोर्ड से जुड़ा होता है और इसके माध्यम से गेंद को डालकर अंक बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है,
बीमार आदमी के बारे में दूसरे आदमी को क्या करना चाहिए? तो उसको क्या करना चाहिए? उसको बीमार व्यक्ति के हालचाल पूछने चाहिए, उसे यह महसूस कराएं कि वह अकेले नहीं है, सकारात्मक बताएं, कहे जिससे उसका मनोबल बना रहे। अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर के पास ले जाएं। दवाइयों की व्यवस्था करें, समय पर दवाइयाँ लेने और जांच करवाने की याद दिलाएं। साफ सफाई और आराम ध्यान रखें। तो आज इतने ही क्वेश्चन मिल पाए दोस्तों। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें। तो अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, उसको आप लोग ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।